Hello everyone, welcome back. I hope you all are doing great. This is our next lecture, that is lecture number 40. And in this lecture we are going to cover a chapter number 8. We are going to complete chapter number 8. हमारा सिर्फ लास्ट टॉपिक बचा है, दैट इज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस. इसके बाद हमारा ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा. एंड अब इसके बाद हमारे पास सिर्फ इलस्ट्रेशन एंड क्वेश्चंस बचेंगे जिनको हम सेपरेट वीडियोस में डिस्कस करेंगे. अभी हम यहाँ पर ना सबसे पहले समझते हैं कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में ऐसा क्या खास है कि इसको हम सेपरेटली डील कर रहे हैं. अभी हमने क्या स्टार्ट किया था, हमने एनपीओ को देखना स्टार्ट किया था जिसमें हमने मेनली देखा था कि तीन तरह की स्टेटमेंट्स बनती है. फर्स्ट इज रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट होता है. सेकंड अपने पास आता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. एंड थर्ड हमारे पास आता है बैलेंस शीट. बैलेंस शीट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के केस में भी सेम यही चीज रहने वाली है. एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन भी एक एनपीओ ही होता है, दैट इज नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं. इनमें भी हमें रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट ही बनानी होती है. बट डिफरेंस क्या आता है यहाँ पर, देखो जो नॉर्मल इंस्टीट्यूशंस हैं, जितने भी नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके पास एक स्पेसिफिक कैटेगरीज ऑफ रिसीट्स एंड पेमेंट्स होती हैं. बट जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं लाइक स्कूल है, कॉलेज है, ये जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं इनका मेन क्या होता है, देखो इन्होंने एक तो ट्यूशन फीस तो लेनी है स्टूडेंट से. उसके बिना भी इनके पास मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम्स एंड एक्सपेंसेस होते हैं. लाइक ये टीचर से डिपॉजिट लेते हैं, ठीक है, एंड ये स्टूडेंट से भी डिपॉजिट लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ लाइब्रेरी एंड लेबोरेटरी वगैरह के लिए ये स्टूडेंट से डिपॉजिट लेते हैं. उसके बिना यहाँ पर कैंटीन का भी इनकम होता है, ठीक है, कैंटीन के एक्सपेंसेस, कैंटीन के इनकम, ठीक है. इसके बिना यहाँ पर बहुत सारे इवेंट्स होते हैं जिसके लिए अमाउंट कलेक्ट की जाती है. स्कूल के ट्रिप्स होते हैं जिसके लिए अमाउंट कलेक्ट की जाती है एंड उसके ऊपर खर्चा किया जाता है. तो ऐसे ना जहाँ पर मल्टीपल टाइप्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स होते हैं, इसकी वजह से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को इन्होंने सेपरेटली यहाँ पर दिया. जैसे मान लो कि एक हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में क्या होता है, मेडिसिन से रिलेटेड होता है, ट्रीटमेंट से रिलेटेड होता है एंड एक सब्सक्रिप्शन फीस होती है, ठीक है. तो ये सारी चीजें क्या है, ये वो वहां पर क्या है, सिर्फ मेडिकल से रिलेटेड काम चल रहा है. बट यहाँ पर क्या हो रहा है कि मल्टीपल टाइप्स ऑफ इनकम्स और मल्टीपल टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस होते हैं, इसीलिए इसको थोड़ा सा स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है. डन. अभी यहाँ पर हम समझते हैं कि कैसे ये वर्क करता है. फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आपको थ्योरेटिकल पार्ट दिया गया है, जितना भी थ्योरेटिकल पार्ट है आप खुद रीड आउट कर लेना. हम मेनली इस कंसेप्ट को समझेंगे विद द इलस्ट्रेशन, इलस्ट्रेशन नंबर 13, ठीक है. इस इलस्ट्रेशन से आपको कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, एज वेल एज आपको यही पता चल जाएगा कि कैसे किस चीज का ट्रीटमेंट करना है, राइट. तो हम स्टार्ट करते हैं विद द इलस्ट्रेशन नंबर 13. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पर क्या दिया गया है, हमें यहाँ पर बैलेंसेस दिए गए हैं. बैलेंसेस का मतलब कि दिस इज अ ट्रायल बैलेंस, ठीक है. तो ये ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, हमें क्या बनाना, क्या है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है एंड द बैलेंस शीट बनानी है. तो यहाँ पर ट्रायल बैलेंस है, इसकी वजह से यहाँ पर आपको कैपिटल फंड भी दिया हुआ है, इसलिए आपको ओपनिंग बैलेंस शीट बनाकर कैपिटल फंड को कैलकुलेट करने की जरूरत यहाँ पर नहीं है. डन. अभी हम ना इसको डिस्कस करेंगे, जस्ट आप इसको हैंड रिटन प्रैक्टिस खुद से करना. मैं फटाफट इसको सब कुछ जो इसमें पॉइंटर्स हैं वो मेन पॉइंटर्स में आपको हाईलाइट कर देती हूँ कि क्या क्या चीजें आपने ध्यान रखनी है. फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आप जाओ, जहाँ पर लास्ट में देखो आपके पास कुछ एडजस्टमेंट्स हैं. एडजस्टमेंट्स किस किस चीज की है, फर्स्ट ऑफ ऑल मटेरियल एंड सप्लाई कंज्यूम की है, ठीक है. सेकेंडली हमारे पास ट्यूशन फीस रिसीवेबल की एडजस्टमेंट है. थर्डली हमारे पास स्टोर का सेलिंग प्राइस दिया हुआ है. देन डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट है. एंड लास्टली हमारे पास है गवर्नमेंट ग्रांट. ये पांच एडजस्टमेंट्स को आपने ध्यान रखना है. ये पांच एडजस्टमेंट्स है, उसके बिना आपके पास यहाँ पर ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है. ट्रायल बैलेंस में आपके पास कुछ रिसीट्स हैं स्टार्टिंग में, देन आपके पास कुछ एक्सपेंडिचर्स हैं, देन उसके बाद आपके पास एसेट्स एंड लाइबिलिटीज दी हुई हैं. तो अभी हम वन बाय वन सारी चीजों को देखते हैं कि कैसे किस चीज को रिकॉर्ड करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास स्टार्टिंग में है सेमिनार एंड कॉन्फ्रेंस रिसीट, दैट इज 4,80,000. अभी यहाँ पर आपके पास सेमिनार एंड कॉन्फ्रेंस रिसीट है. एंड अगर आप थोड़ा सा नीचे जाओगे तो यहाँ पर आपके पास है सेमिनार एंड कॉन्फ्रेंस एक्सपेंसेस. एंड एनपीओ के केस में हमने देखा हुआ है कि हमने क्या करना होता है, एडजस्ट करके अमाउंट को डालना है. आपका एक्सपेंस है 4,50,000 का एंड आपकी इनकम कितनी हुई है 4,80,000 की. तो 30,000 का आपका नेट इनकम है, तो हम इनकम साइड इसको लिखेंगे, दैट इज 30,000. 4,80,000 माइनस 4,50,000 दैट इज एक्सपेंस, एंड जहां पर हमारे पास कितना आ गया 30,000. सिमिलरली यहाँ पर हमारे पास कंसल्टेंसी रिसीट है. कंसल्टेंसी 1,28,000 हमारे पास रिसीव हुआ है. एंड यहाँ पर अगेन कंसल्टेंसी एक्सपेंसेस हुए हैं 28,000 के. 1,28,000 की रिसीट्स है, 28,000 के एक्सपेंस है, तो नेट हमारे पास कितना बच गया 1 लाख, जिसको हम रिकॉर्ड करेंगे एज अ इनकम. तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 1,28,000, 28,000, 1 लाख. डन. इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है सिक्योरिटी डिपॉजिट. जहां पर भी आपको वर्ड डिपॉजिट दिया गया ना, तो वहां पर आप इसको मान के चलो कि दिस इज योर फंडेबल, ठीक है.
हो सकता है कि आपको क्वेश्चन एग्जाम में जो क्वेश्चन उसमें और ट्रिकी पॉइंट्स आए, बट आपने ये चीज का ध्यान रखना है कि अगर आपको डिपॉजिट वर्ड दिया गया है, आपने ये नहीं देखना कि वो स्टूडेंट का डिपॉजिट है या टीचर का डिपॉजिट है, डेट इज ऑलवेज रिफंडेबल। एंड रिफंडेबल अमाउंट को हम क्या करते हैं, एज अ करंट लाइबिलिटी रिकॉर्ड करते हैं। तो यहाँ पर ये जो डिपॉजिट अमाउंट है 1,50,000 का, इसको हम लाइबिलिटी में रिकॉर्ड करेंगे, हमारे पास बैलेंस शीट में हम लाइबिलिटी साइड इसको रिकॉर्ड करेंगे, दैट इज सिक्योरिटी डिपॉजिट 1,50,000। डन। यहाँ तक कोई पॉइंट क्लियर ना हुआ हो तो प्लीज लेट मी नो, बट मेनली अभी तक तो हम वही चीजें कर रहे हैं जो हमने अभी तक एनपीओ में देखा है कि हम क्या करते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इनकम एंड एक्सपेंडिचर को रिकॉर्ड करते हैं, एंड जो हमारे पास जो बैलेंस शीट होती है उसमें हम एसेट्स एंड लाइबिलिटीज को रिकॉर्ड करते हैं। जस्ट दैट कि यहाँ पर आपके पास कुछ रिसीट्स भी हैं, कुछ एक्सपेंडिचर्स भी हैं, तो हमने क्रॉस चेक करके देखना है कि हमारी एक्चुअल में नेट रिसीट्स आ रही हैं या नेट पेमेंट्स आ रही हैं। जिस साइड आपका अमाउंट ज्यादा है उस साइड आप उसको डाल दोगे। यहाँ पर अभी हमारे पास सेमिनार के केस में एंड कंसल्टेंसी के केस में इनकम ज्यादा थी, इसलिए नेट इनकम आई है, तो इनकम साइड हमने इसको रिकॉर्ड कर दिया। डिपॉजिट के केस में आप इसको स्टार मार्क करके रख सकते हो कि जहां पर भी आपको डिपॉजिट वर्ड मिलेगा डेट इज ऑलवेज रिफंडेबल, एंड रिफंडेबल के केस में उसको हम एज अ करंट लाइबिलिटी रिकॉर्ड करते हैं। डन। तो दिस वाज योर 3 पॉइंट्स। अभी हम नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जहां पर हमारे पास है कैपिटल फंड, इसको तो हमें पता ही है बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करें, 16,60,000 का हम क्या करेंगे, यहाँ पर बैलेंस शीट में रिकॉर्ड कर देंगे। डन। देन उसके बाद हमारे पास है रिसर्च फंड, बिल्डिंग फंड एंड प्रोविडेंट फंड। फंड्स का मैंने आपको नॉर्मल केसेस में बताया था, जो फंड्स होते हैं वो हमारे कहाँ पर जाते हैं, बैलेंस शीट में जाते हैं, राइट। तो यहाँ पर इसको भी हम बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करेंगे। 8 लाख, 25 लाख एंड 5,10,000। तो इन तीनों को हम क्या करेंगे, बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करेंगे एज अ फंड। 8 लाख, 25 लाख एंड यहाँ पर प्रोविडेंट फंड को इन्होंने करंट लाइबिलिटी में रिकॉर्ड किया, दैट इज 5,10,000। डन। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आते हैं, दैट इज द ट्यूशन फीस रिसीव्ड। अभी जो फीस रिसीव हुई है दैट इज द इनकम। इनकम कितने की है, 8 लाख की। बट यहाँ पर मैंने आपको हाईलाइट करवाया था कि आपके पास एक एडजस्टमेंट है ट्यूशन फीस से रिगार्डिंग। ट्यूशन फीस रिसीवेबल फ्रॉम द गवर्नमेंट कितने की है, 80,000 की, ठीक है। तो आपके पास देखो, यहाँ पर आपके पास जो ट्रायल बैलेंस है इसमें आपको 8 लाख की ट्यूशन फीस दी गई है, मीन्स ये अमाउंट आपको ऑलरेडी रिसीव हो चुकी है। जो 80,000 है वो आपको गवर्नमेंट से रिसीव होना है, तो दैट इज योर करंट ईयर इनकम, ठीक है। तो 8 लाख में हम क्या करेंगे, वो 80,000 को प्लस करके रिकॉर्ड करेंगे एज अ टोटल ट्यूशन फीस। तो आप यहाँ पर टोटल ट्यूशन फीस रिकॉर्ड करोगे 8,80,000 की। एंड जो 80,000 है वो आपका अमाउंट रिसीवेबल भी है, तो वो आपके लिए एसेट भी बन जाएगा। तो 80,000 को एज अ ट्यूशन फीस रिसीवेबल आप एज एन एसेट भी रिकॉर्ड करोगे। डन। ना उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है गवर्नमेंट ग्रांट्स। गवर्नमेंट ग्रांट्स के लिए भी उन्होंने एक एडजस्टमेंट दी थी कि गवर्नमेंट ग्रांट्स को आपने क्या करना होता है, एज अ रेवेन्यू रिसीट रिकॉर्ड करना है, ठीक है। तो गवर्नमेंट ग्रांट आपको किस पर्पस लिए मिल रही है वो चीज आपने देखनी है। अगर आपको रेवेन्यू नेचर के किसी एक्सपेंस के लिए गवर्नमेंट ग्रांट मिली है तो आपने उसको एज अ रेवेन्यू इनकम ट्रीट करना है। अगर आपको किसी कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए मिल रही है तो आपने उसको एज अ कैपिटल इनकम ट्रीट करना है। डन। तो यहाँ पर आपको स्पेसिफिकली उन्होंने बोल दिया कि आपने रेवेन्यू रिसीट की तरह इसको रिकॉर्ड करना है। रेवेन्यू रिसीट मतलब कि आपने उसको एज अ इनकम रिकॉर्ड करना है, तो यह कहाँ पर जाएगा, हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम इसको रिकॉर्ड करेंगे एज अ गवर्नमेंट ग्रांट, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा गवर्नमेंट ग्रांट, दैट इज 5 लाख। डन। नेक्स्ट हमारे पास आता है, दिस इज डन, डोनेशन। डोनेशन का नॉर्मल केस है जहां पर आपको स्पेसिफिकली कुछ नहीं मेंशन किया गया कि डोनेशन किस पर्पस के लिए आई है। जब हमारी जर्नल डोनेशन होती है उस केस में हम क्या करते हैं, जर्नल डोनेशन को आप एज अ इनकम रिकॉर्ड करते हैं। 50,000 की हम इसको क्या करेंगे, एज अ इनकम रिकॉर्ड करेंगे। यहाँ पर आपके पास है डोनेशन 50,000 की। जब आपके पास स्पेसिफिक डोनेशन आएगी, आपने जो ट्रीटमेंट्स अभी तक एडजस्टमेंट सीखी हैं इन केस ऑफ एनपीओज, वो सारे के सारे ट्रीटमेंट वैसे ही रहने वाले हैं। डिफरेंस क्या आएगा, जहां पर आपके पास ना मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम्स एंड एक्सपेंडिचर्स हैं, सो जस्ट दैट कि आपके क्वेश्चन की लेंथ थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है। अदरवाइज यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं है कि आपने पहले कुछ और सीखा था और यहाँ पर कोई और नया ट्रीटमेंट हो जाएगा। आपने डोनेशन के केस में क्या सीखा था कि आपके पास अगर जनरल डोनेशन है उसको आप एज इनकम ट्रीट करोगे। अगर आपके पास पर्पस स्पेसिफिक डोनेशन है उस केस में आप उसको क्या करते हो, एक फंड क्रिएट करते हो एंड उस फंड में आप सारे के सारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स को रिकॉर्ड करते हो। अभी यहाँ पर उन्होंने डोनेशन वर्ड लिखा है, यहाँ पर उन्होंने कोई एडजस्टमेंट में नहीं मेंशन किया, कोई भी पॉइंट में उन्होंने मेंशन नहीं किया कि जो डोनेशन किस पर्पस के लिए। तो इसका मतलब क्या है कि जो जर्नल डोनेशन है, जर्नल डोनेशन को हम क्या करते हैं, एज अ इनकम ट्रीट करते हैं, इसीलिए इसको हमने एज अ इनकम ट्रीट किया। डन। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है पॉइंट, दैट इज द इंटरेस्ट एंड डिविडेंड। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड ऑलवेज इनकम होता है, दैट इज 1,85,000। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 1,85,000। डन। देन हॉस्टल का रेंट, मेस रिसीट्स, ये दोनों क्या है हमारे लिए इनकम है, तो इनको हम एज अ इनकम रिकॉर्ड करेंगे। यहाँ पर होटल का रेंट एंड मेस रिसीट्स। डन। देन उसके बाद हमारे पास है कॉलेज स्टोर। स्टोर के लिए ना यहाँ पर आपके पास दो एडजस्टमेंट्स हैं।
एक तो आपके पास फर्स्ट एडजस्टमेंट है कंज्यूम्ड वाली, एंड एक आपके पास स्टोर की सेलिंग प्राइस का एडजस्टमेंट है। ठीक है, इन दोनों एडजस्टमेंट्स को हम देखते हैं, बट हमारे पास एक लास्ट क्रेडिट साइड की आइटम बची है, दैट इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, दैट इज 2,25,000। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को हम एज अ लाइबिलिटी रिकॉर्ड करते हैं, तो हम यहाँ पर इसको एज अ लाइबिलिटी रिकॉर्ड करेंगे 2,25,000। डन। अभी हम समझते हैं कि हमारा जो स्टोर्स एंड सप्लाईज वाला कंसेप्ट है ये है क्या। यहाँ पर अगर आप देखोगे आपको डेबिट साइड स्टोर्स एंड सप्लाईज का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, उसके बिना आपको स्टोर्स एंड सप्लाईज की परचेजेस दी हुई हैं, उसके बिना आपको यहाँ पर कॉलेज स्टोर की सेल अमाउंट दी हुई है, एंड आपको एडजस्टमेंट में दो एडजस्टमेंट्स दी हुई हैं, एक तो स्टोर्स एंड सप्लाईज जो कंज्यूम हुए हैं, एंड स्टोर्स एंड सप्लाईज का जो सेलिंग प्राइस है डेट इज फिक्स्ड एज अ नेट प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन सेलिंग प्राइस। मतलब क्या, ये जो सेल्स है इसमें आपका ऑलरेडी 10% का प्रॉफिट इंक्लूडेड है। अभी इसको हम मॉड्यूल से भी देखेंगे, बट मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि ये कैसे वर्क करने वाला है। जैसे अभी तक हमने क्लोजिंग स्टॉक का कैलकुलेशन करना सीखा था ना, वैसे ही यहाँ पर करना होता है। जैसे हम यहाँ पर क्या निकालते हैं, सबसे पहले देखो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपके पास ओपनिंग स्टॉक है, आप इसको नॉर्मल स्टॉक की तरह ट्रीट करो जैसे हमने चैप्टर नंबर 7 में सीखा था। आपने सिंपली क्या करना है, यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक निकालना है। तो ओपनिंग स्टॉक आपके पास कितना है, ओपनिंग स्टॉक इज 3 लाख, राइट। आपका 3 लाख का ओपनिंग स्टॉक है, एंड आपने ड्यूरिंग द ईयर परचेजेस की हैं, परचेजेस आपकी हुई हैं, दैट इज 8 लाख की। ठीक है, तो आपने अभी तक कितना आपके पास मटेरियल अवेलेबल है, दैट इज 11 लाख। तो इस 11 लाख में से आपने कितने की गुड्स सेल की हैं उसको हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। बट यहाँ पर सेलिंग वैल्यू नहीं माइनस होती, यहाँ पर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस होता है। ये हमने इन्वेंट्री वाले चैप्टर्स में भी देखा हुआ है, एंड सेकेंडली हमने फाइनल अकाउंट्स के चैप्टर में भी ये देखा था। ठीक है, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकालते हैं, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अभी आपकी गुड्स कितने की है, 7,50,000 की आपने सेल की है, एंड इसमें आपका ऑलरेडी 10% का प्रॉफिट इंक्लूडेड है। तो आप 10% को माइनस करके यहाँ पर रिकॉर्ड करोगे, तो 7,50,000 में से अगर आप 10% का प्रॉफिट माइनस कर देते हो, तो दिस विल बी 7,50,000 माइनस 10%, दिस विल बी 6,75,000। ठीक है, तो इस अमाउंट को आपने माइनस करना है। तो आपके पास कितने का स्टॉक बचा, यहाँ पर आपके पास है 11 लाख, 11 लाख माइनस 6,75,000, 4,25,000। अभी ये जो 4,25,000 आया है ना, दिस इज नॉट योर क्लोजिंग स्टॉक, ये आपका क्लोजिंग स्टॉक नहीं है। क्यों, बिकॉज आप फर्स्ट एडजस्टमेंट को देखो, यहाँ पर आपके पास जो फर्स्ट एडजस्टमेंट दी गई है, इस एडजस्टमेंट में उन्होंने बोला है कि जो मटेरियल एंड सप्लाईज कंज्यूम किए गए हैं बाय द स्टाफ मेंबर्स, बाय द स्टूडेंट्स एंड इन द स्पोर्ट्स एंड गेम्स, वो कितना है टोटल 3 लाख का। मतलब कि जो आपके स्टॉक में आइटम्स हैं उसमें से 3 लाख तो आपके इंटरनली कंज्यूम हुए हैं। तो इसको भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपके पास यहाँ पर जो जो कैलकुलेशन है इसमें से हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, दैट इज द मटेरियल, मटेरियल कंज्यूम्ड, राइट। तो इसको हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, दिस इज 3 लाख, एंड इसको हम यहाँ से माइनस करेंगे तो आपके पास स्टॉक कितने का बचा, 1,25,000 का। दिस इज योर क्लोजिंग स्टॉक जो आपके पास अभी पड़ा है। ठीक है, आपको ये समझ लगा या नहीं, आपने जैसे नॉर्मली इन्वेंट्री की कैलकुलेशन करनी सीखी थी वैसे ही यहाँ पर हमने कैलकुलेशन की है। सबसे पहले हमने ओपनिंग स्टॉक लिखा, हमारे पास जो परचेजेस थी उसको लिखा, हमारे पास टोटल कितने का मटेरियल था हमने लिख लिया, उसमें से जितने का मटेरियल हमने सेल कर दिया उसकी हमने कॉस्ट यहाँ से माइनस कर दी, एंड जो मटेरियल इंटरनली कंज्यूम हो चुका है उसको भी हमने यहाँ पर माइनस कर दिया। तो हमारे पास एक्चुअल में क्लोजिंग स्टॉक आ गया। अभी ये जो क्लोजिंग स्टॉक है दो जगह पर जाता था, फर्स्ट वन इज ट्रेडिंग अकाउंट, सेकंड वन इज बैलेंस शीट। हमारे पास यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट तो है नहीं, बट हम यहाँ पर क्या करेंगे, बैलेंस शीट में इसको रिकॉर्ड करेंगे 1,25,000। डन। अभी सेकंड पॉइंट यहाँ पर से ना आपने दो तीन इन्फॉर्मेशन को यूज करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आपके पास क्या है, आपका जो टोटल स्टॉक था वो आपने कितने में सेल किया है, 7,50,000 में, एंड आपकी उसकी कॉस्ट कितनी थी, 6,75,000। तो आप यहाँ पर क्या करोगे, आपके पास ओपनिंग क्लोजिंग तो आप एज इट इज रिकॉर्ड नहीं करने वाले, आप क्या करोगे, इसका प्रॉफिट रिकॉर्ड करोगे। अभी प्रॉफिट को कहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, इसलिए यहाँ पर 75,000 का प्रॉफिट रिकॉर्ड किया गया। ठीक है, अदरवाइज हम क्या करते हैं, जैसे देखो आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट से आपका प्रॉफिट ही आता, राइट। तो प्रॉफिट को उसको आप क्या करते हो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एज अ ग्रॉस प्रॉफिट लिखते हैं। बट यहाँ पर अभी क्या है, आपके पास ट्रेडिंग अकाउंट तो है नहीं, इसीलिए हमने क्या किया, जो नेट रिजल्ट हमारे पास आया ड्यू टू डेट ट्रेडिंग उसको हमने एज अ गेन यहाँ पर रिकॉर्ड कर लिया। क्लियर है, तो दिस वाज योर पॉइंट, जिससे आपका ये वाले पॉइंट सारे कवर हो चुके हैं। एंड इसके बिना यहाँ पर ना एक और चीज है, ये जो मटेरियल कंज्यूम हुआ है ना इंटरनली, दैट इज ऑल्सो योर एक्सपेंस।
ठीक है, बिकॉज आपने एक तरह से वहां पर कैश में स्पेंड करने की जगह आपने गुड्स में स्पेंड किया है। तो यहाँ पर हम इसको करेंगे रिकॉर्ड। कैसे रिकॉर्ड करते हैं, जो मटेरियल एंड सप्लाईज कंज्यूम किए गए बाय द स्टाफ मेंबर्स उसको हमने सेपरेटली रिकॉर्ड कर लिया। एंड इसके बिना यहाँ पर आपके पास स्पोर्ट्स एंड गेम्स के अदर एक्सपेंसेस भी हैं, इसलिए हमने जो मटेरियल वाला एक्सपेंस उसको हमने यहाँ पर रिकॉर्ड किया। एंड स्टूडेंट वेलफेयर वाला हमारा कितना था, 75,000। क्लियर है। तो यहां से आपने तीन इन्फॉर्मेशन को यूज किया। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्लोजिंग स्टॉक रिकॉर्ड किया। सेकेंडली जो आपने सेल की थी उसका जो नेट गेन आया है 10%, इस गेन को आपने रिकॉर्ड किया बिकॉज आपने ओपनिंग परचेजेस क्लोजिंग को आपने रिकॉर्ड नहीं किया। तो आप क्या करोगे, उसका नेट रिजल्ट जो आया उसको आपने रिकॉर्ड करना है। एंड थर्डली जो 3 लाख का आपका मटेरियल कंज्यूम हुआ है, जो एक तरह से आप मान के चलो कि दिस इज योर एक्सपेंस, जो आपने कैश और बैंक के थ्रू नहीं किया, आपने एक तरह से गुड्स के थ्रू ये स्पेंड किया है। तो इसलिए यहाँ पर इसको क्या किया है, एज एक्सपेंस रिकॉर्ड किया गया है। डन। अभी यहाँ तक आपकी ये जो एडजस्टमेंट्स है क्लियर हो चुकी हैं। अगर कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के बेसिस पर एक ही क्वेश्चन है मॉड्यूल में, तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। एंड इसी के बेसिस पर आपके सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। डन। अब इसके बाद हम हमारे पास है सैलरी। सैलरी डायरेक्टली हम रिकॉर्ड करेंगे बिकॉज हमारे पास यहाँ पर कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है। ठीक है। देन हमारे पास है स्कॉलरशिप, दैट इज 80,000, इसको भी हम डायरेक्टली रिकॉर्ड करेंगे 80,000। देन उसके बाद हमारे पास है स्टूडेंट वेलफेयर एक्सपेंसेस। अभी हमने मटेरियल वाले एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड किया था, 38,000 के हमारे कैश एक्सपेंसेस है, इसलिए यहाँ पर इसको कैश में रिकॉर्ड कर लिया। रिपेयर एंड मेंटेनेंस 1,12,000, इसको भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे एज इट इज 1,12,000 रिपेयर एंड मेंटेनेंस। डन। तो उसके बाद हमारे पास आ रहा है गेम्स एंड स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस। सिमिलरली जैसे हमने स्टूडेंट वेलफेयर वाला एक्सपेंस रिकॉर्ड किया था, यहाँ पर हम गेम्स वाला भी रिकॉर्ड करेंगे। इन कैश है हमारे पास 50,000 का एक्सपेंस, तो यहाँ पर 50,000 आ जाएगा। देन उसके बाद हमारे पास है मिसलिनियस एक्सपेंसेस, दैट इज 65,000, इसको भी हम रिकॉर्ड करेंगे। 65,000 के हमारे पास मिसलिनियस एक्सपेंसेस है, दैट इज 65,000। ठीक है। एंड देन उसके बाद हमारे पास है रिसर्च फंड इन्वेस्टमेंट। अभी ये क्या है, आपके लिए इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट को हम कहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं, बैलेंस शीट में एज एन एसेट। तो आपके पास तीन तरह के इन्वेस्टमेंट है, रिसर्च फंड इन्वेस्टमेंट, अदर इन्वेस्टमेंट एंड प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट। तो इसको तीनों को हम क्या करेंगे, यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे 8 लाख, 18,50,000 एंड 5,10,000। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 8 लाख, 18,50,000 एंड 5,10,000। तो आपने इन्वेस्टमेंट को एज इट इज यहाँ पर रिकॉर्ड कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास अभी है एसेट्स। ये सारी की सारी आपकी एसेट्स हैं एंड इनके ऊपर अभी तक कितनी डेप्रिसिएशन चार्ज हो चुकी है वो आपको प्रोवाइड किया गया है। तो यहाँ पर आपके पास लैंड है फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड यहाँ पर ना आपको डेप्रिसिएशन से रिगार्डिंग आपको एडजस्टमेंट्स दी गई हैं। यहाँ पर देखो आपने फर्स्ट एडजस्टमेंट को कर लिया, सेकंड एडजस्टमेंट आपकी हो चुकी है, थर्ड हो चुकी है, एंड फिफ्थ भी हमने रिकॉर्ड कर लिया। आपकी जस्ट फोर्थ एडजस्टमेंट बची है रिगार्डिंग द डेप्रिसिएशन, जिसमें बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स एंड मोटर व्हीकल के ऊपर आपको डेप्रिसिएशन दी गई है। लैंड कभी भी डेप्रिशिएट नहीं होती, इसको इसलिए हम एज इट इज रिकॉर्ड करेंगे। यहाँ पर आपके पास 1 लाख एज इट इज आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट बिल्डिंग। बिल्डिंग है हमारे पास है 16 लाख की, राइट। एंड उन्होंने बोला है कि आपने इसके ऊपर 5% की डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है। तो अगर आप देखोगे 16 लाख के ऊपर अगर आप 5% चार्ज करते हो तो दिस इज 80,000। तो यहाँ पर आपकी जो डेप्रिसिएशन आएगी इसके ऊपर कितनी आएगी, दिस विल बी दिस विल बी 80,000। डन। अभी ये जो डेप्रिसिएशन है इसको हम बैलेंस शीट में भी से माइनस करेंगे एंड इसको हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में रिकॉर्ड भी करेंगे। बट आपको ना प्रीवियस ईयर्स की डेप्रिसिएशन दी गई है, दैट इज 4,80,000। तो मतलब कि अभी तक आपकी डेप्रिसिएशन चार्ज हो चुकी है 4,80,000 की, एंड 80,000 की आपकी करंट ईयर की डेप्रिसिएशन उसको हम ऐड करेंगे 4,80,000 में। तो आपके पास टोटल अभी तक आपकी एट द एंड ऑफ द ईयर आपकी टोटल डेप्रिसिएशन कितनी होगी, 5,60,000 की। तो इसीलिए यहाँ पर इन्होंने क्या किया गया, टोटल डेप्रिसिएशन को माइनस किया। ठीक है। तो आपकी जो प्रोविजन है वो यहीं से माइनस की हुई है, इसमें आपने करंट ईयर की डेप्रिसिएशन को ऐड कर दिया, एंड जो करंट ईयर की डेप्रिसिएशन उसको हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में भी रिकॉर्ड करेंगे। डन। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है सेकंड पॉइंट। सेकंड हमारे पास है प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर हमारे कितने हमारे पास वैल्यू है 8,50,000 की, एंड इसके ऊपर 10% डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है। 8,50,000 का 10% करोगे देन दिस विल बी 85,000। ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 85,000। अब इस 85,000 में अगेन हमारे पास अभी तक डेप्रिसिएशन चार्ज हो चुके हैं 5,10,000 की। 5,10,000 में हम 85,000 को ऐड करेंगे तो दिस विल बी 5,95,000। तो ये हमारी यहाँ से माइनस हो जाएगी 5,95,000। ठीक है। एंड जो करंट ईयर की डेप्रिसिएशन उसको हम यहाँ पर भी रिकॉर्ड करेंगे। डन। देन उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है। नेक्स्ट हमारे पास है फर्नीचर एंड फिटिंग, दैट इज 6 लाख।
ठीक है। अभी जो फर्नीचर एंड फिटिंग है इसके ऊपर हमने कितना रेट चार्ज करना है 10%। 10% मतलब ये जो फर्नीचर एंड फिटिंग है दिस इज 6 लाख, इसका हम 10% करेंगे तो दिस विल बी 60,000। अभी यहाँ पर अगेन आपके पास ऑलरेडी डेप्रिसिएशन पड़ी है दैट इज 3,36,000, प्लस करेंगे इसमें 60,000 तो हमारे पास कितना आ गया 3,96,000। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 3,96,000 को माइनस करेंगे एंड करंट ईयर की जो डेप्रिसिएशन हमने चार्ज किया उसको हम यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे। लास्टली आपके पास है मोटर व्हीकल। मोटर व्हीकल है आपके पास 1,80,000 का एंड इसके ऊपर आपने डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है 20,000 की। 1,80,000 का अगर आप 20% करोगे तो दिस विल बी 36,000। तो यहाँ पर आपके पास कितना आ रहा है 36,000 आ रहा है। ठीक है, बट अगेन यहाँ पर आपके पास कोई भी प्रोविजन नहीं है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे इसको एज इट इज रिकॉर्ड करेंगे 36,000 एंड जो जो 36,000 है इसको एज इट इज हम रिकॉर्ड कर लेंगे इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। डन। देन उसके बाद हमारे पास लास्टली है कैश इन हैंड दैट इज 6,42,000। इसको हम यहाँ पर कॉर्ड करेंगे एज अ कैश इन हैंड 6,42,000 एंड इसके बिना हमारे पास एसेट साइड लाइब्रेरी दी हुई है। लाइब्रेरी का अगर कोई एक्सपेंस होता तो इसके साथ हम लिखते हैं कि दिस इज अ लाइब्रेरी एक्सपेंस, तो हम इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डालते। अभी यहाँ पर डायरेक्टली लाइब्रेरी लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है कि दिस इज योर एसेट एंड इसीलिए इसको हम यहाँ पर क्या करें एज अ एसेट रिकॉर्ड करें 3,60,000। क्लियर है। तो दिस वाज योर पॉइंट्स। इसके बिना हमने सारी की सारी एडजस्टमेंट्स को डिस्कस कर लिया। आपकी डेप्रिसिएशन वाली एडजस्टमेंट भी हो चुकी है एंड गवर्नमेंट ग्रांट वाली एडजस्टमेंट भी हो चुकी है। इससे आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अभी हम इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं। हमने सारी चीजों को यहाँ पर रिकॉर्ड कर लिया एंड इसके बाद आपके पास यहाँ पर सरप्लस आ रहा है 3,19,000 का। इसको आप क्या करोगे कैपिटल फंड में ऐड करोगे तो आपके पास टोटल कैपिटल फंड आ जाएगा दैट इज अ क्लोजिंग वैल्यू। देन उसके बाद आप सारी चीजों को प्लस माइनस करोगे आपके पास बैलेंस शीट आपकी मैच हो जाएगी। डन। यहाँ पर आपकी बैलेंस शीट मैच हो गई। अभी यहाँ पर इन्होंने वर्किंग नोट दिया है। वर्किंग नोट में इन्होंने वही चीज किया, सबसे पहले ओपनिंग, उसके बाद उसके परचेजेस की है जो उसको उन्होंने ऐड किया, टोटल इनके पास वैल्यू इतनी आ गई। उसमें से जो मटेरियल आपका सेल हुआ उसकी कॉस्ट को माइनस किया, जो कंज्यूम किया उसको एज इट इज माइनस किया बिकॉज कंज्यूम्ड मटेरियल को हमने कॉस्ट के ऊपर ही कंज्यूम किया होगा। तो आपके पास बैलेंस कितना आ गया 1,25,000। इसी को उन्होंने एज अ स्टॉक यूज किया एंड जो 75,000 का प्रॉफिट था उसको उन्होंने रिकॉर्ड कर लिया था। एंड सेकेंडली प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का दिखाया हुआ है कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन टोटल वैल्यू कितनी आ रही है इंक्लूडिंग द प्रीवियस प्रोविजंस, तो वो अमाउंट की कैलकुलेशन यहाँ पर की हुई है। तो डेट्स इट, दिस वाज योर इलस्ट्रेशन नंबर 13 एंड इसके साथ आपका एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वाला जो टॉपिक था वो भी कंप्लीट हो गया। बस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के केस में ना आपने क्या चीजें ध्यान रखनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये चीज ध्यान रखनी है कि यहाँ पर आपके पास मल्टीपल टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस और मल्टीपल टाइप्स ऑफ इनकम्स आने वाली है। मल्टीपल टाइप्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंस। तो आपके पास मल्टीपल टाइप्स ऑफ इनकम्स एंड एक्सपेंसेस आने वाले हैं। तो आपने हमेशा जैसे अभी तक आपने एनपीओ के केस में देखा है, आपने हमेशा नेट अमाउंट को देखना है। आपकी जिस साइड की वैल्यू ज्यादा है उस साइड आप उसको रिकॉर्ड करोगे, पहला पॉइंट। सेकेंडली यहाँ पर आपके पास मल्टीपल टाइप्स ऑफ फंड्स हैं एंड उनकी इन्वेस्टमेंट्स हैं। तो जो फंड्स हैं उनको हम एज अ लाइबिलिटी रिकॉर्ड करते हैं एंड जो उनकी इन्वेस्टमेंट है उसको एज अ एसेट रिकॉर्ड करते हैं। थर्डली यहाँ पर आपके पास कैलकुलेशन थी रिगार्डिंग द स्टोर्स एंड मटेरियल एंड इसकी हमने क्या किया कैलकुलेशन की है। इसकी कैलकुलेशन कैसे करनी होती है बिकॉज यहाँ पर आपके पास कोई ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है। तो आपने ध्यान रखना है फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। उस प्रॉफिट को आपने रिकॉर्ड करना है इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जहां पर आपके ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक रिकॉर्ड नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ आपका प्रॉफिट रिकॉर्ड होगा। सेकेंडली जो चीज को आपने जो आपकी सेल है उसके आपने सिर्फ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ही यहाँ पर कंसीडर करना है, सेल वैल्यू को कंसीडर नहीं करना। कॉस्ट को हमने क्या करना है माइनस करना है टू कैलकुलेट द क्लोजिंग स्टॉक। एंड लास्टली जो आपके इंटरनली कंज्यूम किए गए, इंटरनल कंजम्पशन जो है, इंटरनल कंजम्पशन, इस पॉइंट को आपने ध्यान रखना है कि इंटरनल कंजम्पशन आपके लिए एक एक्सपेंस होता है इन द फॉर्म ऑफ गुड्स। जैसे आप कैश में एक्सपेंस करते हो वैसे यहाँ पर आपने गुड्स की फॉर्म में एक्सपेंस किया तो इसको हम एज एक्सपेंस रिकॉर्ड करते हैं इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड इसको हम क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करते टाइम भी कंसीडर करते हैं बिकॉज उतना मटेरियल हमारे स्टॉक में अभी नहीं है। डन। इसके बिना आपके पास यहाँ पर कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं था जो आपको डिफरेंट लगे या डिफिकल्ट लगे। मोस्टली सारी चीजें हमने डिस्कस की हुई हैं अर्लियर टॉपिक्स में। तो अगर कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। जहां तक आपका चैप्टर नंबर 8 कंप्लीट हो चुका है, अभी आपकी सिर्फ इलस्ट्रेशंस बची हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 10, 10, 11 एंड 12 एंड इसके बिना आपके पास एक प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है दो, फर्स्ट एंड थर्ड। इन दो तीन पांच क्वेश्चंस के बिना आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ तक आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, प्रैक्टिस करने के बाद ही नेक्स्ट अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट करना। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच, प्लीज कीप रिवाइजिंग, कीप प्रैक्टिसिंग, थैंक यू।